हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और डिटर्मिनेंट एक बिल्कुल ही नया चैप्टर है। मैट्रिक्स के बाद आता है डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर, ठीक है। और ये चैप्टर मैट्रिक्स से कुछ रिलेटेड है, ठीक है। मैट्रिक्स जो है उससे कुछ रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक है। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये है कि जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं। जैसे अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई और वो ए है, ठीक है, तो इसके जो डिटर्मिनेंट है इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे। ये हुआ डिटर्मिनेंट के नोटेशन का साइन। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डी ई टी और फिर ए, सिर्फ डी ई टी और ए, ठीक है। अगर हम डी ई टी ए लिखते हैं इसका भी मीनिंग हुआ कि ए का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट है वो है क्या एक्चुअल में। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का तो हम निकालते हैं, ठीक है, उसको नोटेशन तो ये है, लेकिन है क्या डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या है। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लो, या तो 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 का ये मैट्रिक्स हुआ A11, A12, A21, A22, या फिर 1x1 का मैट्रिक्स ये हो गया A11, या फिर 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है। हर टाइप के हम मैट्रिक्स ले लें तो 2x2 का सिर्फ यही मैट्रिक्स नहीं है, इसमें अगर हम एलिमेंट चेंज करते हैं तो बहुत सारे मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो कोई भी अगर हम मैट्रिक्स ले लें तो उसका एक यूनिक नंबर आता है, ठीक है। उसकी वैल्यू जो होता है उस मैट्रिक्स की वैल्यू एक यूनिक नंबर आता है, ठीक है। हर मैट्रिक्स का, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो वैल्यू होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं और वो यूनिक नंबर होगा, मतलब सबका अलग अलग होगा, सबका डिफरेंट यूनिक नंबर होगा, ठीक है, डिफरेंट नंबर होगा, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट नंबर होगा सबका, उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का मीनिंग हुआ कि जो भी वैल्यू है, जो भी मैट्रिक्स है उसका एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, उस फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट अगर हमें पूछा जाए कि है क्या, तो हम लिख सकते हैं यूनिक वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स called determinant। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका यूनिक वैल्यू है और उसी को हम बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट, ठीक है। यही है डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाई आइदर ये और डी ई टी ए, ठीक है। इसको हम या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं या डी ई टी ए लिख करके डिनोट कर सकते हैं। तो अब ये जो यूनिक वैल्यू है, मीन्स ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये हम कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट की हमारा वैल्यू है ये हम कैसे निकालते हैं। अब देखो आपके पास जनरली जो मैट्रिक्स आएंगे, ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे वो 1x1 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है और 3x3 का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम तीनों को सेपरेटली देखते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे 1x1 का, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1, ठीक है। जो 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हमारे पास है A इज इक्वल्स टू A, ठीक है, ये है, मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो A है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा A, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास है A इज इक्वल टू 2, ये जो 2 है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1x1, ठीक है।
1/1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगा ये 2 होगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। दोनों में से चाहें जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमारा आता है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं? तो जो 2/2 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? A इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 सॉरी A11 A12 A21 और A22, ठीक है। यही होगा हमारा A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब इसका यूनिक जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो इसका जो यूनिक वैल्यू होगा वो आएगा हमारा, पहले हमें क्या करना है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, A11 और A22 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा वो होगा हमारा A11 इंटू A22 A11 A22 माइनस A21 इंटू A12 A12, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर हमारे पास है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास ये है A की वैल्यू। अब हमें पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा वो होगा, सबसे पहले ये डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको नहीं करना है। ये जो होता है हमारा मेन डायगोनल होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है। तो मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 इंटू 4 हमने किया तो ये आ गया 4, फिर माइनस 3 इंटू 2 किया तो ये आ गया 6, 4 माइनस 6 इसकी वैल्यू हो गया हमारा -2, ठीक है। अब अगर हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल में A इज इक्वल्स टू 3 5 0 2, ठीक है। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 माइनस 5 इंटू 0 ये 0, 6 माइनस 0 की वैल्यू हो गया 6, ठीक है। तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। अब ये हमने किस ऑर्डर को देखा, 2/2 ऑर्डर का देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं 3/3 ऑर्डर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 2/2 ऑर्डर सिंपल ही है, 3/3 भी सिंपल है, ठीक है, और 1/1 भी सिंपल है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं 3/3 ऑर्डर से। थर्ड में है हमारा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसको कैसे निकालेंगे। तो जनरली जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है वो होता है हमारा A11 A12 A13 A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33, ठीक है। ये हमारा जनरल मैट्रिक्स होगा जो 3/3 ऑर्डर का होगा। अब इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा, ठीक है, वो क्या होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के पहले हमें कुछ पॉइंट नोट करने होंगे। जैसे हम 2/2 ऑर्डर में करते थे, कुछ मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस कर देते थे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वैसा नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके और माइनस हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें कुछ और करना होगा। पहले सारे एलिमेंट्स का साइन देखना होगा, ठीक है। एलिमेंट्स का साइन का मीनिंग क्या है, जैसे आपका ये जो पोजीशन है A11, इसका कुछ साइन होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ये भी या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उस सारे पोजीशन का हम साइन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास है पोजीशन AIJ, ठीक है, ये किसी ना किसी का पोजीशन है। जैसे यहाँ पे A33 रखते हैं, इसका मीनिंग हुआ
थर्ड रो और थर्ड कॉलम का मैट्रिक्स। अगर हम ये देखें 8 2 3, तो ये जो मैट्रिक्स है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मीनिंग हुआ सेकंड रो और थर्ड कॉलम का मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। अगर हम A13 की बात करते हैं तो ये हुआ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का मैट्रिक्स, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, ठीक है। अगर A22 की बात करते हैं तो ये हुआ फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम 32 की बात करते हैं तो ये हुआ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का मैट्रिक्स। तो जितने भी ये 1 1 1 2 1 3 ये लिखा जा रहा है ये किसी ना किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट का पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लिखते हैं AIJ, सेम इसके जैसा ही है AIJ, ये भी एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब AIJ है तो इस पोजीशन का साइन क्या होगा, इसका साइन होगा -1 to the power I plus j, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव बना है या निगेटिव बना है, या तो पॉजिटिव बनेगा या तो निगेटिव बनेगा, ठीक है। तो -1 to the power I plus j इसका साइन हुआ, ठीक है। अब अगर हम ये सारे एलिमेंट का साइन निकालते हैं तो क्या होगा, जैसे हमारे पास है A11, ठीक है, तो A11 का हम साइन निकालते हैं तो ये होगा -1 to the power 1 plus 1 इज इक्वल टू -1 to the power 2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू +1, ठीक है, ये हो गया। तो -1 to the power 1 plus 1 -1 to the power 2 इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद अगर हम निकालते हैं A23 का साइन, A23, तो इसका साइन होगा -1 to the power 2 plus 3 इज इक्वल टू -1 to the power 5 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अगर हम निकालते हैं A32 तो होगा -1 to the power 3 plus 2 इज इक्वल टू -1 to the power 5 इज इक्वल टू -1। अगर हम निकालते हैं A33 तो ये हो गया -1 to the power 3 plus 3 -1 to the power 6 इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो जो हमारा साइन आ रहा है या तो पॉजिटिव 1 आ रहा है या तो निगेटिव 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम देखें कि कौन सा प्लस आ रहा है और कौन सा माइनस आ रहा है। तो ये 1 + 1 2 है तो ये प्लस आया, ये माइनस आया, फिर ये प्लस आया, फिर ये माइनस आया, फिर ये प्लस आया, ठीक है। तो ये अल्टरनेट बन रहा है। तो अगर हम सिर्फ साइन को इसको लिख रहे हैं तो सिंबल में ये ऐसे आएगा, साइन के फॉर्म में ऐसे आएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, ये आया, ठीक है। जब हमने 3/3 ऑर्डर का लिखा, सिमिलरली जब आप 4/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को लिखोगे तो आपका साइन क्या आएगा वो देखते हैं। जब आप 4/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को लिखोगे तो आपका साइन होगा ऐसे, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस है तो अब आप अल्टरनेट कर दो, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस तो प्लस, फिर माइनस है तो ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये आ गया हमारा, ठीक है। ये 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। 2 ऑर्डर में हमें साइन की जरूरत नहीं है, हमें साइन की जरूरत है 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर में, ठीक है। उसके आगे कोई भी ऑर्डर लो, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, कुछ भी लो आप, ठीक है, सब में साइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 3 ऑर्डर पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। अब आप देखो इसको हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये है हमारा रो फर्स्ट, ये है रो सेकंड, ये है रो थर्ड, ये है कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड और ये कॉलम थर्ड, ठीक है। अब आप देखो जब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, ठीक है, हमें एक्सपेंड करना होता है। क्या करना होता है? एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड एनी रो और एनी कॉलम
या तो हम किसी भी रो को एक्सपेंड करते हैं या तो हम किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, तो अब हम एक्सपेंड करके देखते हैं ये कैसे होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है, तो अगर हमें फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो हमारा वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट एलिमेंट है A11 और A11 का साइन क्या आया था, साइन आपको याद होगा, ये प्लस आया था या माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आया। तो सबसे पहले हमें साइन लगा देना है, प्लस आया था तो प्लस, फिर एलिमेंट लिख देना है A11। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आप ये A11 तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट रो को पूरा छोड़ देना है, इसको हाइड कर दो आप। ठीक है, अब फर्स्ट ये जो एलिमेंट है इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो को और इसके कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम दोनों को हाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको हमने हाइड कर दिया और इसको हमने हाइड कर दिया, तो क्या बच रहा है हमारे पास, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। ठीक है, A22 A23 A32 A33, इसी 4 एलिमेंट्स का हमें डिटर्मिनेंट लिखना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस A11, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट, ये हमने हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया, तो ये 4 जो एलिमेंट है इसको लिखते हैं A22 A23 A32 A33, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें पूरा रो को एक्सपेंड करना है, फर्स्ट में जो रो है उसको सबको एक्सपेंड करना है, तो फिर ये होगा प्लस ये, फिर उसके बाद माइनस A12, फिर डिटर्मिनेंट। अब ये हमने और ये हाइड कर दिया, तो क्या बचा, ये 4 एलिमेंट। ठीक है, ये हुआ A21 A23 A31 A33। ठीक है, ये बना। अब इसके बाद प्लस ये माइनस, फिर उसके बाद प्लस A13। ठीक है, प्लस A13, इसको जब हमने हाइड किया तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो गया A21 A22 फिर A31 A32, ये बना। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व कर देना है, ये जो वैल्यू हुआ, ठीक है, इसको हमें सॉल्व कर देना है, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे है A11, तो A11 इंटू इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये A22 इंटू A33 A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ठीक है, A22 A33 माइनस A32 A23। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस A12 इंटू माइनस A12 इंटू ये मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया A21 A33 माइनस A21 A33 माइनस A31 A23। ठीक है, माइनस A31 A23, फिर उसके बाद प्लस A13 इंटू A21 A32 फिर माइनस A31 A22। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, A11 इंटू हमारा आंसर आ गया A11 इंटू, एक सेकेंड, हाँ, A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A33, फिर A12 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, अब इसमें से किसी भी रो और किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करना था, हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया है। अगर आप सेकंड रो को एक्सपेंड कर दोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो जो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा, वही आंसर आएगा सेकंड रो को सिंप्लीफाई करने के बाद, और वही आंसर आएगा थर्ड रो को सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कॉलम को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, वही आंसर आएगा हमारा सेकंड कॉलम को सिंप्लीफाई करने के बाद, और वही आंसर आएगा थर्ड कॉलम को सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम को आप सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब हम एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं, तब हमें और क्लियर पता चलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट बताता हूं मैं। जैसे मान लो आप चाहते हो कि सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करें, अगर आप चाहते हो सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करें तो कैसे एक्सपेंड करोगे। ठीक है, तो पहले माइनस A12
फिर उसके बाद डिटरमिनेंट -a12, तो ये छोड़ा और ये छोड़ा, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देना है। -a12, तो इससे रिलेटेड कॉलम ये वाला छोड़ देना है, इससे रिलेटेड रो ये वाला छोड़ देना है। क्या बचा? ये 4 एलिमेंट, ठीक है। तो इन चारों को लिख दिया, a21, a23, फिर a31, फिर a33, ये चारों को हमने लिख दिया। फिर उसके बाद -a12 के बाद ये वाला दूसरा, हमें रो को एक्सपेंड कर, कॉलम को एक्सपेंड करना, सेकंड कॉलम को, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा एलिमेंट +a22, फिर डिटरमिनेंट, ये हो गया ऐसे और ये ऐसे, ये 4 बचे, a11, a13, a11, a13, a31, a33, a31, a33, ठीक है। फिर उसके बाद 32 को, तो +a32, फिर डिटरमिनेंट a32, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये 4 बचे, a11, a13, a11, a13, a21, a23, a21, a23, ठीक है। हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अभी डायरेक्ट ये नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। और ये आंसर और ये आंसर अलग नहीं होगा, दोनों सेम आंसर होगा, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम आंसर है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल में डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हो गया 1 2 3 2 -1 1 3 1 2, ठीक है। ये हुआ हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि कैसे आएगा, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, -1 है, 1 है। तो हम किसी भी रो को स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड रो है और ये है थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये है थर्ड कॉलम। तो किसी भी रो को स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट रो को ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं फर्स्ट रो को स्टार्ट करें, अगर आप चाहो सेकंड को या थर्ड को, किसी को भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप थर्ड रो को स्टार्ट करना चाहते हो, एक्सपेंडिंग थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो को एक्सपेंड करते हो तो क्या आएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो +3 इंटू प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे +3 इंटू, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये 4 आएंगे, ठीक है। तो +3 इंटू डिटर्मिनेंट ये लगा दिया सिंबल, 2 3 -1 1 2 3 -1 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर अब ये प्लस माइनस -1 इंटू, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, 1 3 2 1 1 3 2 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस +2 इंटू, इसको भी लिखना है +2, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट। अब ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, क्या बचे, ये 4, 1 2 2 -1, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको हमें एक्सपेंड कर देना है। तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू, इसको 2 -3, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद -1 इंटू 3 हो गया -3, ठीक है। ये डायगोनल में से इस डायगोनल को माइनस करना है। फिर उसके बाद -1 इंटू ये 1 -6, फिर उसके बाद +2 इंटू ये -1 -4, ठीक है। अब क्या आएगा, ये 2 -3 हो गया, 2 + 3 5, ठीक है। फिर ये हो गया 3 × 5, फिर ये 1 -6 कितना हो गया, -5, तो -1 इंटू -5 ये हो गया +5, ठीक है। 1 -6 -5, तो -5 इंटू -1 हो गया +5। अब फिर ये -1 -4 -5, तो ये हो गया -2 इंटू -5, ये हो गया 10, ठीक है। -5 इंटू 2 हो गया -10। अब आप देखो हमारा आंसर क्या होगा, 5 3 जा 15, ये आ गया 15 +5 -10,
15 प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमारा आंसर आया 10। ठीक है, 15 प्लस 5 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ये हमने थर्ड रो को एक्सपेंड किया तो हमारा आंसर आया 10। अगर आप चाहते हो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना, ठीक है, तो एक्सपेंड करते हैं हम फर्स्ट रो को। ठीक है, एक्सपेंडिंग R1, फर्स्ट रो को हम एक्सपेंड करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। तो जब फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो ये है 1, तो 1 इंटू फिर डिटर्मिनेंट, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, ये 4 बचे, -1 फिर 1 फिर 1 फिर 2। अब इसके बाद +2 इंटू ये छोड़ा तो ये बचे 2 1 3 2 2 1 3 2। फिर उसके बाद यहाँ +2 नहीं होगा, यहाँ पे -2 होगा। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब फिर ये +3 इंटू, तो इसको छोड़ा और ये छोड़ा, ये बचे 2 -1 3 1 2 -1 3 1। ठीक है, ये बचा 2 -1 3 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आंसर क्या आ रहा है हमारा, ये मल्टीप्लाई हुआ -2 -1, ये -2 -1। ठीक है, फिर उसके बाद -2 इंटू ये हो गया 4 -3। ठीक है, -2 इंटू 2 2 जा 4 -3। फिर उसके बाद +3 इंटू 2 1 जा 2 -3। ठीक है, -2 -1 ये हो गया -3, 4 -3 1 1 इंटू -2 ये हो गया -2। फिर उसके बाद +3 इंटू 2 -3, तो 2 + 3 हो गया 5। अब ये बना -5 + 15 इज इक्वल टू 10। 15 - 5 10। अब देखो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया था ना तो हमारा आंसर आया था 10। ठीक है, और जब हमने यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से भी हमारा आंसर आया 10। अब चाहे आप, हमने फर्स्ट रो और थर्ड रो कॉलम को चेक करके देख लिया, फर्स्ट रो और थर्ड रो को चेक करके देख लिया। ठीक, अगर आप किसी कॉलम को भी चेक करते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप इस कॉलम को चेक करो या इस कॉलम को या इस कॉलम को, क्या कर देते हैं। ठीक है, चलो एक कॉलम मैं करके दिखाता हूँ। अब इसमें ये वाला फॉर्म नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे आंसर। देखो क्या आएगा, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं ये भी सीख लो आप, डायरेक्ट कैसे लिखना है। जैसे अगर हम फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग C1, फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, तो अब देखो आप क्या आएगा, ये पॉजिटिव होता है ना, +1, तो ये हो गया +1 इंटू, इसको हमने हाइड किया, इसको हाइड किया, बचा क्या, ये 4 एलिमेंट। तो इस 4 एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले ये वाला -1 और 2, फिर ये वाला। ठीक है, -1 इंटू 2 हो गया -2, फिर -1 इंटू 1 हो गया -1। ठीक है, अब ये वाला हमने तो कर दिया, ये एलिमेंट का काम कर दिया। अब दूसरा ये एलिमेंट है, तो ये -2 इंटू ये एलिमेंट का किया, तो ये हाइड करना है, ये हाइड करना है, बचा क्या, ये 4 2 3 1 2। अब ये और ये को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जाए, ये हो गया 4, फिर 3 और 1 को -3, 4 -3। अब ये लास्ट बचा हमारा +3, तो ये होगा +3 इंटू ये और ये हाइड करना है, ये बचा 4 2 3 -1 1, तो ये 1 2 जाए, ये हो गया हमारा 2, फिर -1 इंटू 3 ये हो गया हमारा -3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, -2 -1 ये होता है हमारा -3, 4 -3 होता है 1, 1 इंटू -2 ये हो गया -2। ठीक है, अब इसके बाद 2 + 3 होता है 5, 5 3 जाए, ये हो गया 15। ठीक है, अब आप देखो -5 + 15 इज इक्वल टू कितना होगा, 10। आपका आंसर 10 आया। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी रो से करो या किसी भी कॉलम से करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको एक्सपेंड करना है, a इज इक्वल्स टू है x + 1, फिर उसके बाद x - 1 और x। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है।
तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, बस ये 2/2 का है तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, एक स्टेप में ही हो जाएगा। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में है हमारा ये है 0, फिर उसके बाद साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा 0 और साइन बीटा फिर उसके बाद कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और फिर 0, ठीक है। ये है हमारा। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ट्राई करो आप, तब तक मैं बोर्ड मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हमें स्टार्ट करना है। अब आप देखो यहाँ पे 0 है, अगर हम फर्स्ट रो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 लेकर के अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं, इसको हमें लेने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे 0 इंटू 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0 ये लिखोगे। अब इस मैट्रिक्स का, इस डिटर्मिनेंट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई है तो आंसर इसका 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये प्लस के बाद माइनस साइन अल्फा, अब ये क्या होगा, ये 4 एलिमेंट, ठीक है। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0, ठीक है। तो प्लस फिर माइनस, अब प्लस मीन्स क्या, ये माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा। अब ये आएगा आपका माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 फिर कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। ये आएगा माइनस साइन अल्फा 0 फिर कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। अब हम इसको कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस साइन अल्फा इंटू ये मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया, फिर माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा फिर उसके बाद नेक्स्ट माइनस कॉस अल्फा इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और ये 0। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, 0 आ गया, ठीक है। अब आप देखो ये 0 को लेकर के सॉल्व करने से एक फायदा होता है, जिस रो में या जिस कॉलम में 0 हो हम उसी को स्टार्ट करें तो उससे फायदा होता है कि कुछ पार्ट तो अपने आप ही 0 हो जाते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, ठीक है। अगर हम 0 को लेकर के सॉल्व करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन ईजी होता है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास है डिटर्मिनेंट 5 4 7 2 3 1 0 5 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब आप देखो इसमें फ़ायदा हमारा क्या है, अगर हम ये वाले रो को स्टार्ट करते हैं तो इसमें 2 0 है, तो 2 कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाएगा, इसको 0 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये वाला स्टार्ट करते हैं तो अगर हम ये वाला स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलेशन वैसे ही रहेगा,
ये वाला स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन वैसे ही रहेगा, ये स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो है उसी रो या उसी कॉलम को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो हम थर्ड रो को स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा रो 1, ये है हमारा रो 2, ये है हमारा रो 3। तो थर्ड रो को हम सॉल्व करते हैं। अब आप देखो ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस ये जीरो इंटू अगर हम करते हैं तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जीरो इंटू लिख दिया था तो इस बार छोड़ देते हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, -5 इंटू -5 इंटू। अब आप देखो इसको अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, तो ये छोड़ा और ये छोड़ा, क्या बचे, ये, ठीक है। ये हो गया 5, यहाँ पे 7, 2 and 1, 2 and 1, ठीक है। अब इसके बाद इसको अगर हम लिखते हैं तो फिर से जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमें इसको भी नहीं लिखना है, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। अब ये सिंपल हो गया, इसको हम लिखेंगे -5 इंटू 5 1 जा 5 -7 2 जा 14, ठीक है। ये बनेगा हमारा -5 इंटू 5 -14 हो गया -9, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 5 जा 45, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया 45। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड x for which determinant of 3x x1 is equals to determinant of 3 2 4 1, ठीक है। ये नंबर 1 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करना और ट्राई करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई करना है, सेकंड में आपको सिंप्लीफाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ x² - x + 1 फिर x - 1 फिर x + 1 और फिर x + 1, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। थर्ड में है आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताना है क्या आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 - 2 2 1 - 3 एंड 5 4 - 9, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत सारे डिटर्मिनेंट हैं जो और हम सिंपल बना सकते हैं प्रॉपर्टीज के थ्रू, ठीक है। डिटर्मिनेंट का अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज पता चल जाता है तो उससे हम काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो वही हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।